नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दंड आरेख बार डायग्राम। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दंड आरेख बार डायग्राम। बच्चों, यहाँ पे बार डायग्राम का परिभाषित करने की कोशिश की गई है, तो चलिए एक बार हम इसे समझते हैं। आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, दंड बार, दंड मीन्स बार, खींचे जाते हैं जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है। इस प्रकार का चित्रीय निरूपण दंड आरेख बार डायग्राम या दंड आलेख बार ग्राफ कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या के मान को निरूपित करती है। यानी आंकड़े में जो संख्या दी हुई है उसको निरूपित कौन करता है? उस बार की लंबाई। अगर बार हमने इस प्रकार बनाया तो ये क्षैतिज हो गया, अगर हमने बार इस प्रकार बनाया तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दंड आरेख के प्रकार। मुख्य रूप से तो दंड आरेख मात्र दो प्रकार के होते हैं। ऊर्ध्वाधर दंड आरेख यानी वर्टिकल, जिसमें हम इस प्रकार से बार बनाते हैं, ठीक है, और क्षैतिज दंड आरेख जिसमें हम इस प्रकार से क्षैतिज दंड आरेख बनाते हैं। ठीक है, परंतु जब आंकड़ों में एक से अधिक गुणों को या बातों को प्रदर्शित करना होता है तो हम मिश्रित दंड आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो मिश्रित दंड आरेख हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह का बना सकते हैं। तो आपको बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के मैंने कोशिश की है बताने की कि ऊर्ध्वाधर दंड आरेख क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे सारे जो आपको बार दिख रहे होंगे वो वर्टिकल्स हैं, ये ऊर्ध्वाधर दंड आरेख हो गए। और यहाँ पे आपको जो बार दिख रहे होंगे वो सारे क्या हैं? हॉरिजॉन्टल्स हैं। इसीलिए चूंकि हॉरिजॉन्टल है इसीलिए इसे हम क्षैतिज दंड आरेख कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए एक ही ग्राफ में कई सारे बार हैं, बस इनके कलर्स अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक साथ कई बातों को प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं? मिश्रित दंड आरेख बनाते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा इन्हें समझते हैं कि दंड आरेख को हम किस प्रकार पढ़ते हैं। और दूसरी बात क्या सीखेंगे हम कि दंड आरेख को हम किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दंड आरेख को किस प्रकार पढ़ा जाए। ठीक है, यानी दंड आरेख को देखकर हम प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार देंगे। तो चलिए एक प्रश्न है, दंड आरेख मोहित के वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपके पास बार डायग्राम है वो क्या करता है कि मोहित ने एक वार्षिक परीक्षा में किस विषय में कितने नंबर पाए उसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, दंड आरेख की विशेषता क्या होती है कि जो इसकी लंबाई या ऊंचाई जो भी कह लीजिए यहाँ पे, ये जो होगी ये ही उसके प्राप्तांक यानी परीक्षा में प्राप्त अंक को निरूपित करेगी। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। अब आप ध्यान से देखिए कि कौन सा बार सबसे लंबा या ऊंचा है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमें दिखता है कि सामाजिक विषय का जो बार है वो सबसे लंबा है। अभी कहाँ तक पहुँचा है बच्चों? चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये लाइन कहाँ तक जा रही है? ये लाइन जा रही है 80 पे। ठीक है, यानी मोहित ने 80 अंक प्राप्त किए हैं किसमें? सामाजिक विषय में। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया सामाजिक विषय में उसने अधिकतम 80 अंक प्राप्त किए हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बच्चों? सामाजिक विषय। ठीक है, जिसमें उसने 80 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं?
तो अगर हम बार डायग्राम को देखें तो बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी का बार सबसे छोटा है, ठीक है। तो सबसे कम उसने अंक इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में प्राप्त किए, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि न्यूनतम अंक उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए, ठीक है। कितने अंक प्राप्त किए बच्चों का ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये बार जा रहा है 50 से 60 के बीच में, यानी लगभग 55 अंक। उसने अंग्रेजी विषय में सबसे कम अंक प्राप्त किए, वो क्या है 55। तीसरे प्रश्न का उत्तर है प्रत्येक विषय के नाम बताइए और उनके अंक बताइए, ठीक है। प्रत्येक विषय का नाम तो यहाँ लिखे हुए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अब हमें क्या करना है, उनके अंक भी बताने हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए हैं इसने। हिंदी का जो बार है वो कहाँ पे जाकर रुक रहा है, 60 पे, ठीक है। हिंदी में उसने कुल 60 अंक प्राप्त किए हैं। इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त किए थे, 55। गणित में गणित का बार गया 70 और 80 के बीच में, ठीक है, यानी गणित में इसने 75 अंक प्राप्त किए हैं। विज्ञान में विज्ञान का जो बार है वो उसकी ऊंचाई खत्म हो रही है आपके पास 70 पे, ठीक है बच्चों। तो विज्ञान में से 70 अंक प्राप्त किए हैं। और सामाजिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए थे, 80 हमने देखा, ठीक है। इस प्रकार हम एक बार ग्राफ को पढ़ते हैं। बार ग्राफ को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है बच्चों, कि जो पैमाना होता है उसको विशेष रूप से देखना होता है हमें। यहाँ पे एक इकाई बराबर 10 अंक है, तो यहाँ देखिए कि हर जगह 10-10 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी वाई एक्सिस पे अंक लिखे गए हैं और एक्स एक्सिस पे विषय लिखे गए हैं, विषय के नाम। और जो बार की ऊंचाई है, प्रत्येक बार की ऊंचाई उसके प्राप्त अंक को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम एक बार डायग्राम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्कूल में 46 शिक्षार्थियों के प्रिय खेलों का विवरण निम्नवत है, ठीक है बच्चों। यानी 46 स्टूडेंट्स हैं जिससे उन्होंने उनके प्रिय खेल के बारे में पूछा होगा। तो कौन कौन सा खेल को पूछा इन्होंने, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और तैराकी। जिसमें 12 बच्चों ने कहा कि हमें फुटबॉल पसंद है, 16 ने कहा हमें हॉकी पसंद है, 10 ने कहा हमें कबड्डी और 8 ने कहा कि हमें तैराकी पसंद है, सॉरी। तो उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब हमें क्या करना है, इस आंकड़े के लिए दंड चित्र बनाना है। तो बच्चों अभी तो हमने सीखा था कि बार डायग्राम को कैसे पढ़ा जाए। अब हमें सीखना क्या है कि इन आंकड़ों के लिए हम बार डायग्राम कैसे बनाएं। तो बच्चों बार डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 लाइन खींचते हैं जो कि समकोण पर काटते हैं। हम इसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, यानी ओ एक्स और ओ वाई 2 लाइन्स खींचेंगे, ठीक है। और एक लाइन पे हम खेलों के नाम लिखेंगे, दूसरी लाइन पे हम शिक्षार्थियों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। अब शिक्षार्थियों की संख्या लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 1-2 ऐसे स्टार्ट करेंगे हम, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पेपर हमारे पास उतना बड़ा पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पैमाना मानते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि सारे जो अंक हैं ये 12, 16, 10, 8 ये क्या होते हैं, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम पैमाना मान सकते हैं 1 यूनिट, यानी 1 इकाई बराबर 2, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट 2 बच्चों के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट में 2 बच्चे हैं। अब हम इसकी सहायता से यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, कैसे 0, 2, 4, 6 और ऐसे ही जाएंगे पूरा 20 तक कर लेंगे ताकि 16 तक आ जाए। तो इस प्रकार हमने बार डायग्राम ड्रॉ किया है। देखिए यहाँ पे ये आंकड़े दिए हुए हैं और हमने बार डायग्राम को ड्रॉ किया है। तो देखिए हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे खेलों के नाम लिखे हैं, वाई एक्सिस यहाँ पे हमने शिक्षार्थियों की संख्या लिखी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है।
ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। चूँकि हमने पैमाना माना था 1 यूनिट यानी 1 इकाई बराबर 2 शिक्षार्थियों की संख्या है या 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है, 12। तो फुटबॉल के सामने हमें 12 तक जाना है, ऊंचा है। तो हम क्या करें, जो बार ड्रॉ करेंगे वो 12 तक लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। बार ड्रॉ करने का सबसे खासियत ये है कि हर एक बार की जो चौड़ाई होती है समान होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ ध्यान से देखिए, जो ब्लू रंग के बार हैं वह सब चौड़ाई में बराबर हैं और उनके बीच की दूरी भी बराबर है। अब हमें सिर्फ बार की ऊंचाई देखनी है। वो ऊंचाई क्या डिसाइड करेगी, शिक्षार्थियों की संख्या। फुटबॉल 12 लोगों को पसंद है इसलिए हम 12 तक गए। हॉकी 16 लोगों को पसंद है इसलिए हमने 16 तक गए। कबड्डी कितने लोग पसंद है, 10, तो हम बार को 10 तक ले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार तैराकी कितने लोगों को पसंद है, 8, तो हम बार को 8 तक ले जाएंगे। इस प्रकार हमने बार डायग्राम को ड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने चूंकि ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल बार ड्रॉ किए हैं, इसीलिए ये ऊर्ध्वाधर बार डायग्राम है। ठीक है बच्चों, इसी आंकड़े के लिए हम क्षैतिज बार डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। तो चलिए देखते हैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कैसा होगा। इस आंकड़े के लिए इस प्रकार का होगा। इसमें हमने क्या चेंज किया, मात्र एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेंज किया है। ठीक है बच्चों, यानी जो ये एक्स एक्सिस थी और ये जो वाई एक्सिस थी, इसमें हमने क्या किया कि अब हमने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे स्पोर्ट्स के नेम लिख दिया कि बच्चों को कौन कौन सा खेल पसंद है। ठीक है बच्चों, यूनिट हमारी वही थी, 1 यूनिट बराबर 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 1 यूनिट में 2 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, और उसी प्रकार तैराकी में क्या 8 थे, तो हमने 8 तक इनकी लंबाई बढ़ा दी। कबड्डी में जो कि 10 स्टूडेंट्स को पसंद था, 10 तक इसकी लंबाई बढ़ा दी। हॉकी 16 लोगों को पसंद था, इसलिए हम यहाँ पे 16 तक इसकी लंबाई ले गए। और फुटबॉल 12 लोगों को पसंद था, इसीलिए हम यहाँ पे 12 तक इसकी लंबाई ले गए। और यहाँ पे हमने हर एक बार का जो चौड़ाई है वो समान रखा है और इनके बीच की दूरी भी हमने बराबर रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बार डायग्राम दंड आरेख बनाते हैं। तो चलिए अब हम मिश्रित दंड आरेख के बारे में भी सीखते हैं, उसे हम कैसे बनाएंगे। प्रश्न है, किसी जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या निम्नवत दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आंकड़ा है, आंकड़े में कक्षा 6, 7 और 8 3 क्लास हैं। 3 क्लास की बच्चों का योग है और साथ में बालक और बालिकाएं भी हैं। यानी कि हमें ड्रॉ क्या करना है, कक्षा 6 के लिए बालक को भी ड्रॉ करना है, बालिका को भी बताना है और साथ में उनका योग भी। इसी प्रकार कक्षा 7 के लिए बालक, बालिका और योग, कक्षा 8 के लिए भी बालक, बालिका और उनका योग। चूंकि हमें एक बार से हम सब कुछ नहीं बता सकते, इसलिए हमें इसके लिए 3 बार को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यानी कक्षा 6 के लिए हमें 3 बार चाहिए होंगे, कक्षा 7 के लिए भी हमें 3 बार और कक्षा 8 के लिए भी हमें 3 बार चाहिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस प्रकार ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक एक्स एक्सिस खींचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस खींचा। हम जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को सम कोण पे काटेंगे, तो यहाँ पे सम जो बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा इन दोनों लाइंस के बीच का। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने यूनिट मानी है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट बराबर है 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि एक जो यूनिट है वो 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्लास को ड्रॉ दर्शाया है और वाई एक्सिस हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दर्शाया है। चूँकि एक यूनिट बराबर 10 है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसलिए इन सब के बीच में 10-10 का गैप है। देखिए ध्यान से आप। ठीक है बच्चों, आप कक्षा 6 में बालक और बालिका और योग भी बताना है। इसके लिए हमने क्या किया कि ब्लू कलर का जो बार होगा वो बालक को दर्शाएगा, रेड कलर का जो बार होगा वो बालिका को दर्शाएगा, और जो हरे रंग का बार होगा वो उनके योग को बताएगा। ठीक है, तो चलिए कक्षा 6 में कितने बालक है? 20। तो हम बार को 20 तक ले जाएंगे, ड्रॉ कर दिया। कक्षा 6 में कितने बालिकाएं हैं? 35। तो हम 30 और 40 के बीच में जाएंगे, 35 तक यहाँ पे इसको ऊंचा बनाएंगे। ठीक है, अब 20 और 35 का योग कितना होता है? 55। कक्षा 6 का योग कितना हो गया? 55। तो हम बार को 55 तक ले जाके ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हर एक बार की क्या है? लंबाई अलग अलग है पर चौड़ाई बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार हमने कक्षा 7 के लिए ड्रॉ किया है। 7 में बच्चों जो बालक थे, बालक की संख्या कितनी थी? 25। 25 तक इसकी ऊंचाई ले गए हम। इसी प्रकार कक्षा 7 में जो बालिका थी वो कितनी थी? 40। तो हम 40 तक रेड बार को ले गए। और जो इनका योग था, क्योंकि हमें हरे से प्रदर्शित करना है, तो 25 और 40 का जो योग होता है 65। तो हरा बार हम 65 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कक्षा 7 के लिए ड्रॉ हो गया। अब हमें कक्षा 8 के लिए पता करना है। ठीक है, बनाना है। कक्षा 8 में बालक की संख्या कितनी है? 20। तो हम 20 तक ले गए। कक्षा 8 में बालिकाओं की संख्या 30 है, हम 30 तक हम ले गए बार को। और कक्षा 8 में जो 20 और 30 का योग हुआ वो हो गया 50। तो हम जो हरे रंग का बार है वो ले जाएंगे 50 तक। ठीक है, तो इस प्रकार हम मिश्रित दंड आरेख बनाते हैं। देखा बच्चों, एक ही ग्राफ में हम 3 आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन कौन सा? बालक, बालिका और योग। ठीक है, तो बालक के लिए हमने ब्लू रंग, बालिका के लिए हमने रेड रंग का, और योग के लिए हमने ग्रीन रंग का बार ड्रॉ किया है। इस बार को हम कक्षा 6, 7, 8 इस प्रकार भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इससे ड्रॉ करने का एक और तरीका है जो इस प्रकार है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि कक्षा के लिए बार के रंगों को डिसाइड किया। कक्षा 6 का मतलब ब्लू, कक्षा 7 ब्राउनिश, और कक्षा 8 स्लेटी कलर टाइप है कुछ। ठीक है, हमने अलग अलग कलर का ड्रॉ किया है। 3 रंग के बार ड्रॉ किए हैं। कक्षा 6 के लिए ये कलर है, कक्षा 7 के लिए ये, कक्षा 8 के लिए ये। अब हमने क्या किया, जो एक्स एक्सिस पे हमने बालक, फिर बालिका और योग रख दिया। अब कक्षा 6 में कितने बालक है? 20। तो पहले हमने कक्षा 6 के बालक बनाया। अब कक्षा 7 में कितने बालक हैं? 25। तो कक्षा 7 के बालक बनाया। कक्षा 8 के बालक हैं कितने? 20। तो हमने 20 तक। इस प्रकार हमने एक ही बार में कक्षा 6, 7, 8 के बालक को दर्शाया है। और बालिका, कक्षा 6 की बालिकाएं कितनी हैं बच्चों? 35। तो हम यहाँ पे 35 तक ले गए। कक्षा 7 में कितनी बालिकाएं थी? 40। इसको 40 तक ले गए। कक्षा 8 में कितनी बालिकाएं थी? हम 30 तक ले गए। ठीक है, यानी अब हमने इस क्लास वार अलग अलग रंग दे दिए हैं। इससे पहले हमने क्या किया था कि क्लास वार अलग अलग रंग नहीं थे, हमने बालक, बालिका और योग को अलग अलग रंग से प्रदर्शित किया था। ठीक है, अब योग देख लीजिए। कक्षा 6 में कितने योग हो गए? 55। तो 55 तक स्टूडेंट। कक्षा 7 में कितने स्टूडेंट हैं? 65। और कक्षा 8 में 50। तो इसी जो आंकड़ा था हम इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको बार डायग्राम बनाना और उसे पढ़ना दोनों ही बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।